गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज अपन संस्कृत में पढ़ेंगे बेटा कारक और विभक्ति, जिसकी प्रथमा विभक्ति तक मैंने आपको चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज एक बार फिर से कारक और विभक्ति में अपने द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। द्वितीय विभक्ति परीक्षा के अंदर 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है विभक्ति और कारक का, जिसमें आप ध्यान रखें द्वितीय विभक्ति जो है कहाँ कहाँ काम में आती है। तो इसका एक सूत्र है कर्तुरी सिप्तितम कर्म, अर्थात कर्ता क्रियाया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्ता क्रिया से जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीय, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कर्ता क्रिया से क्रिया के द्वारा कर्ता क्रिया से या क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, जिसे सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक चाहता है। कर्ता क्रिया से जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया अर्थात कर्म के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामे है ग्रामम गच्छति, रामे है ग्रामम गच्छति, तो ये रेखांकित शब्द है आपका ग्रामम। और ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि ग्रामम कर्म है और कर्म के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति। आप कारण लिखेंगे कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सभी में कारण इसी प्रकार आपको लिखना है कि कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आपकी पाठ्य पुस्तक के दौरान और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको आप लिखेंगे। जैसे बालकाः वेदम पठन्ति, बालकाः वेदम पठन्ति, तो वेदम जो रेखांकित है वो कर्म है और कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है आप पढ़ेंगे उदाहरण वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, हम सब नाटक देखते हैं। नाटकम जो है वो कर्म है और बिना कर्म के यहाँ पर क्रिया नहीं हो सकती। हम सब देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर नाटक नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से नाटकम कर्म है और कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हम नाटक देखेंगे, हम सब नाटक देखेंगे। साधु तपस्याम अकरोत्, साधु तपस्याम अकरोत्, तो यहाँ पर भी कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो इस प्रकार से एक तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। संदीप है सत्यम वदेव, संदीप सत्य बोले, तो कर्म है सत्यम, तो सत्यम के नीचे रेखांकित है, तो इसलिए यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगली चीज जो है आप ध्यान रखेंगे वो है कर्ता जिसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता है उसे इप्सितम कहते हैं, और जिसकी इच्छा नहीं रखता उसे अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित पदार्थ पर क्रिया का फल पड़ने पर उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे दिनेश है विद्यालयम गच्छन बालकम पश्यति, दिनेश विद्यालय को जाता हुआ बालक को देखता है।
इस वाक्य में बालक अनिषिप्त पदार्थ है, फिर भी विद्यालय की तरफ प्रयुक्त होने से उसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी जहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, वो आप लिखें। कुछ कारण हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला है अभितः है और उभयतः है। एक तो है अभितः है और एक है उभयतः है। अभितः है और उभयतः है, और दोनों का अर्थ है दोनों ओर। उभयतः का और अभितः का दोनों का अर्थ है दोनों ओर। जैसे उदाहरण है राजमार्गम अभितः है वृक्षा सन्ति। अब यहाँ पर राजमार्गम उभयतः है, वृक्षा सन्ति भी आ सकता है, दोनों शब्द एक ही है। और इन दोनों के योग में आपको कारण लिखना है नीचे। जैसे यहाँ पर कारण अभितः है योगे शब्दस्य योगे, अभितः है शब्दस्य योगे द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा। कारण लिखेंगे तब राजमार्गम अभितः है वृक्षा सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। अगर उभयतः है साथ में आता है तो भी यही कारण लिखना है, यही कारण होगा। जैसे दूसरा परितः है और सर्वतः है, परितः है और सर्वतः है, परितः है और सर्वतः है। इसका अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। परितः है और सर्वतः का अर्थ चारों ओर। जैसे ग्रामम परितः है क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम में परितः है क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। तो इस प्रकार से परितः के योग में, या इसकी जगह सर्वतः भी आ सकता है, ग्रामम सर्वतः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। तो परितः के योग में हो या सर्वतः के योग में हो, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको पाठ्य पुस्तक में इनके सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आपकी किताब में लास्ट में जो व्याकरण का चैप्टर है पाठ्य पुस्तक 10वीं क्लास की, उसके अंदर आपको व्याकरण का टॉपिक मिलेगा और उसमें ये सारे शब्द मिलेंगे। मैं केवल आपको अब यहाँ पर शब्द शब्द लिखवाऊंगा, उदाहरण आप किताब से देख करके खुद कर लेंगे। इस प्रकार से आपको कारण लिखना है, इस प्रकार से ही आपको करना है। जैसे अभितः के योग में, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अगला है अंतरेण और विना। अंतरेण और विना, अंतरेण और विना, इन दोनों का ही अर्थ होता है बिना। तो इसका उदाहरण आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर। प्रदीप है पुस्तकम विना अंतरेण पठति, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो आप वहाँ पर कारण लिखेंगे अंतरेण के योग में या बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है अंतरा। अंतरा शब्द है एक जिसका अर्थ होता है बीच में। इसका भी आप उदाहरण खुद स्वयं किताब से देख करके लिखेंगे। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, राम और श्याम के बीच में देवदत्त है, तो अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अगला है धिक, जिसका अर्थ होता है धिक्कार। तो धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हाँ दुष्ट, दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है, दुष्टम धिक।
अगला है हा। हा का अर्थ होता है हाय। हाय के योग में भी, हा के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हा दुर्जनम, हाय दुर्जन। जैसे प्रति, प्रति का मतलब होता है और, प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है यावत। यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधो अधः, जिसका अर्थ होता है सबसे नीचे। अधो अधः, भूमिम अधो अधः जलम अस्ति, भूमि के सबसे नीचे जल है। अधो अधः का अर्थ होता है सबसे नीचे। जैसे इसका उदाहरण है भूमिम अधो अधः जलम अस्ति, भूमि के सबसे नीचे जल है। तो यहाँ पर आपको कारण लिखना है। अधो अधः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है अध्यधि। इसका अर्थ होता है अंदर अंदर। लोकम अध्यधि हरि अस्ति, लोक यानी संसार के अंदर ही अंदर हरि है, संसार के अंदर अंदर है हरि। तो इस प्रकार से अध्यधि के योग में द्वितीय विभक्ति। अगला जो शब्द है आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से मिलेगा उपयुक्त परि का अर्थ होता है ऊपर ऊपर। लोकम उपयुक्त परि सूर्य अस्ति, संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। तो इस प्रकार से यह आपको द्वितीय विभक्ति के लिए कारण लिखना है। बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देख करके कर सकते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा अधि उपसर्ग। तो आपको अधि के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि अधि सिंहस्थाम कर्म है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह यानी सोना, स्था यानी ठहरना, अस यानी बैठना, ये सारी धातुएं हैं। इनके प्रयोग में आधार की जो कर्म संज्ञा होती है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधि सेते का अर्थ होता है सोता है। सुरेश है सय्याम अधि सेते, सुरेश सैया पर सोता है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति का अर्थ होता है बैठता है। अध्यापक है आसिंद काम अधितिष्ठति, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। तो यहाँ पर आप कारण लिखेंगे अधि उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति। अध्यासते, अध्यासते का अर्थ होता है बैठता है। अध्यासते का अर्थ क्या होता है? बैठता है। तो यहाँ पर भी अधि उपसर्ग आया है, तो अधि उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति। जैसे नृप है सिंहासनम अध्यासते, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो अधि उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है चौथा, आपको मिलेगा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उप अधि आंग। आंग यानी आ उपसर्ग। आंग का मतलब होता है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उपवसति यानी पास में बैठता है। श्याम है नगरम उपवसति, श्याम नगर के पास में रहता है। उपवसति पास में रहता है। उपवसति तो आप लिख सकते हैं उप उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति। अनुवसति पीछे रहता है। कुलदीप है गृहम अनुवसति, कुलदीप घर के पीछे रहता है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं अनु के योग में द्वितीय विभक्ति। अधिवसति में रहता है। सुरेश है जयपुरम अधिवसति, सुरेश जयपुर में रहता है। तो अधि उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति। आवसति, आवसति का अर्थ होता है रहता है। हरि वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठ में रहता है। तो आ उपसर्ग के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ धातुएं हैं अपादान कारक के योग में जिनकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ धातुएं हैं जिनके योग में हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। जैसे दूह धातु, गोपाल है गाम दोग्धी, गोपाल गाय से दूध दूहता है। तो यहाँ पर दूह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति। याच, सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, याच के योग में भी द्वितीय विभक्ति। पच पकाना, पच धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किताब के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप देख करके होमवर्क की कॉपी में करेंगे। आपकी किताब में व्याकरण का चैप्टर कारक प्रकरण पीछे दिया हुआ है, कारक और विभक्ति, उसमें देख करके आप उदाहरण सारे उतारेंगे कॉपी से और होमवर्क में करेंगे। पच धातु का अर्थ होता है पकाना। तो पच के योग में द्वितीय विभक्ति। दंड के योग में द्वितीय विभक्ति। प्रच यानी पूछना, प्रच के योग में भी द्वितीय विभक्ति। रुद्ध धातु का अर्थ होता है रोकना, रुद्ध के योग में भी द्वितीय विभक्ति। ची धातु जिसका अर्थ होता है चुनना, ची के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जी धातु, जी यानी जीतना। नृप है शत्रुम राज्यम जयति,
राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो जी धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ब्रू यानी बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम बुरियते शास्ति, गुरु शिष्य से धर्म कहता है, ब्रू धातु के योग में द्वितीय विभक्ति। सास, सास यानी कहना, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य से धर्म कहता है, सास धातु के योग में द्वितीय विभक्ति। पाठ्य पुस्तक में उदाहरण सहित आपको ये सारी धातुएं मिलेंगी, आप कारण और विभक्ति लिख सकते हैं। सास यानी कहना, मथ यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी धातु का अर्थ है ले जाना, हिर धातु का अर्थ है हरण करना, वह धातु का अर्थ है ले जाना, और इस प्रकार से कृष धातु का अर्थ है खींचना। तो इन सारी धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है कालवाचक शब्द के योग में, अगला कारण है द्वितीय विभक्ति का, लिखिए कालवाचक शब्द के योग में, कालवाचक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है बेटा, इसका पहला उदाहरण आप कर सकते हैं। पहला उदाहरण इसका है, सुरेश है अत्र पंच दिनानि पठति, सुरेश है अत्र पंच दिनानि पठति, सुरेश यहाँ 5 दिनों से पढ़ रहा है, सुरेश यहाँ 5 दिनों से पढ़ रहा है। तो पंच दिनानि जो शब्द है ये कालवाचक है, समय को बता रहा है, दिन को बता रहा है। और कालवाचक शब्द के योग में आप कारण लिख सकते हैं, कालवाचक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। अगला उदाहरण आपको किताब के माध्यम से मिलेगा। मोहन है मासम अधीते, मोहन लगातार महीने भर पढ़ता है। तो मासम कालवाचक शब्द है, कालवाचक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है, नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है। क्रोशम कालवाचक शब्द होगा वो क्रोशम, और उसके योग में द्वितीय विभक्ति। प्रदीप है योजनम पठति, प्रदीप लगातार 1 योजन तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बेटा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ध्यातव्य चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जब गति अर्थ वाली धातुओं का क्रम मार्ग नहीं रहता तब चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रहम ग्रहाय व गच्छति, या जाने में हाथ पैर आदि अंगों का हिलना डुलना रहा। ग्रह मार्ग नहीं है, मार्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पंथानम गच्छति, शरीर के व्यापार न करने पर। चेतसाम हरि ब्रजति, मन से ईश्वर हरि को बजता है। ये कुछ समझने योग्य चीज़ें हैं। आप उदाहरण जैसे इसका ले सकते हैं, राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, द्वितीय विभक्ति है। सिंह है वनम विचरति, सिंह वन में विचरण करता है। स स्मृतिम गच्छति, वह स्मृति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। आप विशेष तौर से अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे। जो कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखाए हैं, कुछ शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति, जैसे अभितः परितः सर्वतः आदि आदि, जो जितने भी उदाहरण मैंने आपको लिखवाए उनके योग के जितने भी उदाहरण हैं आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे। दूसरा, कुछ धातुएं, विशेष तौर से कुछ धातुएं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनके सारे उदाहरण आप अपनी किताब से देख करके होमवर्क की कॉपी में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना बहुत है। कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।